दोस्तों, आज पुनः एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ, जिसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक भाग था ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसकी चर्चा इसके पूर्व वाले वीडियो में मैंने किया था। उसी से संबंधित एक और चर्चा है जिसे कहते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ। आप अपने घर में आरओ लगाते हैं। अभी आरओ का प्रचलन है, हर स्कूल, हर कॉलेजेस, हर जगह आरओ लगा है। आरओ क्या है, इसका पूरा नाम आप जानते हैं या नहीं? आज जान लें आरओ के संबंध। दोस्तों, आइए आरओ पर चर्चा करते हैं। आरओ को रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। आरओ प्रतिलोम प्रसारण, जैसे एक कंटेनर को इस कंटेनर एसपीएम द्वारा अलग किया, दोनों भागों को एक एसपीएम द्वारा कंटेनर सेपरेटेड बाय, यानी पृथक किया, एसपीएम कंटेनर सेपरेटेड बाय एसपीएम, एसपीएम मेड बाय सेल्यूलोज एसीटेट। यह सेल्यूलोज एसीटेट का एक एसपीएम है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसके एक तरफ सॉल्वेंट है और दूसरी तरफ सॉल्यूशन है। यह नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट के अणु सॉल्यूट की ओर प्रवाहित होंगे, लेकिन प्रतिलोम प्रसारण, दूसरा फिगर को गौर से देखें, जिसमें एकदम सेम केस है। एक तरफ कंटेनर के एक तरफ सॉल्वेंट है और दूसरी तरफ सॉल्यूशन है, और दोनों के बीच, यानी दोनों को एसपीएम द्वारा पृथक किया गया है, अलग किया गया है, सेपरेट किया गया है। एसपीएम सेल्यूलोज एसीटेट के बने होते हैं। सॉल्यूशन बराबर होता है सॉल्वेंट जोड़ सॉल्यूट। दोस्तों, इसमें यह पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन से अतिरिक्त दबाव हम सॉल्यूशन पर डालते हैं, तो यदि इसका दबाव पाई होगा तो P ग्रेटर देन पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर से पिस्टन द्वारा डाले गए दबाव का मान अधिक होगा, तब सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के अणु सॉल्वेंट के ही ओर फ्लो करने लगे। इसी क्रिया को हम आरओ कहते हैं। आपके दैनिक जीवन में आरओ का अत्यधिक महत्वपूर्ण उपयोग है। जैसे समुद्री किनारों में, समुद्री इलाकों में रहने वाले लोग को पानी पीने की काफी कठिनाई होती है, क्योंकि वहां जल नमकीन होते हैं, और नमकीन जलों को शुद्ध करने के लिए हम आरओ का प्रयोग। तो आरओ में घटना वही होती है। पुनः एक बार इसको रिपीट कर, एक कंटेनर है, जार है, जिसको एसपीएम द्वारा बाइफरकेट किया गया है। एक तरफ सॉल्वेंट है और दूसरी तरफ सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट तथा सॉल्यूट दोनों के कण हैं, दोनों के अणु हैं, दोनों के मॉलिक्यूल्स हैं। इसका दबाव ऑस्मोटिक प्रेशर, शुद्ध सॉल्वेंट का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई है, जबकि सॉल्वेंट पर पिस्टन द्वारा हम एक्स्ट्रा प्रेशर, अतिरिक्त दबाव डालते हैं पाई से अधिक। जैसे ही इस पर दबाव पड़ता है तो सॉल्वेंट के अणु प्योर सॉल्वेंट के ओर ही प्रवाहित होने लगते हैं, और इसी को हम आरओ कहते हैं। और इस आउटलेट से पानी निकल के बाहर आने लगता है और पानी पीने योग्य होता है। इसे रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ कहते हैं। दैट इज P ग्रेटर देन पाई। P का मान पाई से अधिक हो तभी यह घटना होगी। दोस्तों, आइए इसको परिभाषित करें।
प्योर सॉल्वेंट की ओर सॉल्यूशन से सॉल्वेंट का फ्लो पाई से उच्च दबाव के आरोपण से होता है, उसे आरोपण। तो आरोप का बोल अत्यधिक महत्वपूर्ण आपके दैनिक जीवन में है। जैसा कि चर्चा किए हैं, जो समुद्री किनारों में, समुद्री इलाकों में रहने वाले लोगों को नमकीन जल मिलते हैं, उस जल को शुद्ध कर पीने योग्य बनाने के लिए हम आरओ का प्रयोग करते हैं। और इसमें कुछ नहीं है, केवल P ग्रेटर देन पाई, आरोपित अतिरिक्त दाब प्रसारण दाब से अधिक होता है तो रिवर्स ऑस्मोसिस की क्रिया आरंभ होता है, इसी को हम आरोप कहते हैं। दोस्तों आइए अब हम पढ़ें अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, असमान आणविक द्रव्यमान। यह असमान आणविक द्रव्यमान कैसे होता है? एक समान और दूसरा है असमान आणविक द्रव्यमान। ऐसा कहा जाता है या ऐसा चर्चित है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का निर्धारण सॉल्यूट के कणों की संख्या, मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। इससे स्पष्ट रूप से यह कहा गया था या इसके सब फिर से कर दे क्या शुरू से? हाँ शुरू से कर दे। हाँ तो काट देना इसको। वी नो डेट दोस्तों, अब हम लोग पढ़े एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या है? असामान्य आणविक द्रव्यमान। दोस्तों हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चर्चा किए हैं, जो घोल आदर्श हो या तनु हो। यदि घोल आदर्श है या डाइल्यूटेड है तो उस परिस्थिति में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के सारे गुण समान होते हैं, अन्यथा वे असमान हो जाए, उनका सही निर्धारण नहीं हो। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के आधार पर ही दोस्तों हम लोग मॉलिक्यूलर मास का निर्धारण किए थे, जिसकी चर्चा प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने किया था। आइए पुनः एक बार विचार करें, ये असमान अनुद्रव्यमान सॉल्यूट के कैसे होते हैं, इसका क्या रीजन होता है? यदि घोल में सॉल्यूट तथा सॉल्वेंट दोनों के कण उपस्थित होते हैं, ऐसे बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्यूट तथा सॉल्वेंट के कणों का एसोसिएशन, डिसोसिएशन या सॉल्यूट के कण सॉल्वेंट के कण से प्रतिक्रिया कर लेते हैं, उस परिस्थिति में सॉल्यूट के कण का अनुद्रव्यमान का निर्धारण सही नहीं होता, क्योंकि कणों की संख्या में कमी हो जाती है। कण अपने अस्तित्व को खो देते हैं। कुछ कण अपने अस्तित्व को जब खोते हैं तो कणों की संख्या में वेरिएशन हो जाता है, भिन्नता आने लगती है, जिनसे उनके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान बदल जाता है। जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान बदल जाएंगे तो उनके द्वारा जो मॉलिक्यूलर द्रव्यमान का निर्धारण होगा वो ऑब्वियसली शुड बी चेंज, वे ऑलरेडी बदल जाएंगे, भिन्न हो जाएंगे। इसी को कहते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। इस पर पुनः विचार करें। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास असामान्य आणविक द्रव्यमान। सांद्र घोल की स्थिति में सॉल्यूट के अणु के परस्परिक अंतः प्रतिक्रिया होती है, जिससे घोल के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी असमान हो जाते हैं। यहां पर एक शब्द आया है अंतः प्रतिक्रिया, दैट इज एसोसिएशन, डिसोसिएशन एंड रिएक्शन विथ
सॉल्वेंट। पुनः एक बार करें, किसी सांद्र घोल की स्थिति में सॉल्यूट के अणु के पारस्परिक अंतःक्रिया या प्रतिक्रिया होती है जिससे घोल के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी असमान हो जाता है। साथ ही घोल में सॉल्यूट के अणुओं के संयोजन तथा वियोजन के कारण अणुओं की संख्या समान से भिन्नता उत्पन्न होती है, जिससे यानी जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके फल स्वरूप एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उत्पन्न होती है, जिससे उनके द्वारा सॉल्यूट के सही नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का निर्धारण नहीं होता, अर्थात ये एबनॉर्मल हो जाता है। We know that for ideal and dilute solution, तनु एवं आदर्श घोल के लिए पूर्व में ही हम चर्चा किए हैं जे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसीलिए मोलर mass of solute inversely proportional number of particles of solute in solution, that is abnormal molar mass inversely proportional abnormal colligative properties। यदि घोल के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एब्जर्व वैल्यू डेल्टा ओ तथा नॉर्मल वैल्यू डेल्टा एन हो तो डेल्टा ओ बाय डेल्टा एन इज इक्वल टू एबनॉर्मल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट बटा नॉर्मल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। एम नॉर्मल दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट नॉर्मल कंडीशन एंड एम एब्जर्व यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट एब्जर्व जो ज्ञात किया गया, दैट इज वॉन ऑफ फैक्टर्स। आई की चर्चा करें। वॉन ऑफ फैक्टर्स क्या हैं जिनका उपयोग इसमें बहुत ज्यादा होता है। वॉन ऑफ फैक्टर यानी वॉन ऑफ ने एबनॉर्मल अणुओं की संख्या या गुणों की सीमा को निर्धारित करने के लिए एक गुणांक को प्रस्तुत किया जिसे वॉन ऑफ फैक्टर्स कहा जाता है। दोस्तों एक बार आइए पुनः वॉन ऑफ फैक्टर की चर्चा करें। वॉन ऑफ ने एबनॉर्मल अनुसंख्यात्मक गुणों की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए एक गुणांक, एक फैक्टर प्रस्तुत किया आई जिसे वॉन ऑफ फैक्टर्स कहते हैं। दैट इज आई बराबर एब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बटा नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज इक्वल टू डेल्टा एब्जर्व बटे डेल्टा नॉर्मल्स इज इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बटे एब्जर्व मॉलिक्यूलर मास बराबर है एम नॉर्मल बटे एम एब्जर्व। दोस्तों नॉर्मल कंडीशंस में या डाइल्यूट सॉल्यूशन के केसेस में ये आई का मान 1 होता है, परंतु सॉल्यूट जब सॉल्वेंट से एसोसिएट होता है या डिसोसिएट होता है तो दोनों कंडीशन में इसके मान भिन्न हो जाते हैं, या तो 1 से अधिक होगा या 1 से कम। दैट इज नॉर्मल कंडीशन फॉर सॉल्यूट आई इज इक्वल टू 1 एंड एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट आई ग्रेटर देन 1 और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट आई ग्रेटर देन 1। तो यहां पर देखिए जिस सामान्य परिस्थिति में सॉल्यूट में आई का मान 1 होता है, जबकि संयोजन में सॉल्यूट के लिए
आई का मान 1 से कम होता और वियोजन के केस में आई का मान 1 से अधिक होता। एज फॉर एग्जाम्पल NaCl के जलीय घोल के I इज इक्वल टू 2, क्योंकि घोल में NaCl का डिसोसिएशन होता है, वियोजन होता है, जैसा कि लिखा गया है NaCl इज इक्वल टू N प्लस N माइनस, यानी यहां पर 2 आयंस हैं, इज I इज इक्वल टू 2, बट इन केस ऑफ बेंजीन सॉल्वेंट में एसिटिक एसिड या बेंजोइक एसिड दोनों में से कोई एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण डाइमर का फॉर्मेशन करते हैं, यानी ये अपने को अस्थायी रखने के लिए एक अणु के फॉर्म में नहीं रहते, ये सदैव 2 अणु के फॉर्म में रहते हैं और दोनों अणु संयुक्त रहते हैं, इसीलिए इसको हम डाइमर कहते हैं। जैसा कि I इज इक्वल टू 0.5, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये भी H बॉन्ड और ये भी H बॉन्ड है। दोनों अणु ये और ये, एक अणु ये है और दूसरे अणु ये है और दोनों H बॉन्ड से जुड़े हैं, डेट इज I का मान। इसीलिए इनके केस में या किसी केस में I का मान सॉल्यूट के पोजीशन या स्थान को या स्थिति को प्रदर्शित करता है। जे सॉल्वेंट में सॉल्यूट किस कंडीशंस में है, किस परिस्थिति में है, उसके परिस्थिति को, स्थिति को या पोजीशन को I प्रदर्शित करता है। एक तीसरा टर्म आता है ऑस्मोटिक कोफिशिएंट G, प्रसारण गुणांक, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पूर्व के वीडियो में किया था। किसी घोल के वॉन टॉप फैक्टर्स I के एब्जर्व वैल्यू तथा उसके लिमिटिंग वैल्यू V के अनुपात को प्रसारण गुणांक यानी G कहते हैं। दैट इज G बराबर I बाई V, यानी वॉन टॉप फैक्टर बटे नंबर ऑफ आयंस furnished by molecules of solutes, यानी सॉल्यूट के अणुओं के द्वारा जो आयन प्रदत्त होते हैं उसकी संख्या और वॉन टॉप फैक्टर्स के अनुपात, दोनों के अनुपात को हम G कहते हैं। दोस्तों, आज सॉल्यूशन का अंतिम क्षण है। हम लोगों ने आपके साथ सॉल्यूशन से लगभग संबंधित सारी वीडियो को शेयर किया। आपसे आग्रह, आपसे अनुरोध है कि संपूर्ण वीडियो को देखें तथा इसे लाइक करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को क्लिक करें, चूंकि इससे हमारे आपके बीच का जो संवाद है उसमें कम्युनिकेशन गैप नहीं हो सकेगा। जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप तक पहुँच जाएगी और जो आप सुनना चाहते हैं वो भी हम तक पहुँच जाएगी, या आप और हमारे बीच जो बातों का आदान प्रदान है कंटिन्यूअस चलता रहेगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन से संबंधित न्यूमेरिकल तथा ऑब्जेक्टिव की चर्चा करेंगे। न्यूमेरिकल क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, आपने बहुत सारा बुक का अध्ययन किया होगा, देखा होगा। सब लोगों को अपना अपना विचार है, अपना अपना व्यू है न्यूमेरिकल्स बनाने का। मैं भी अपनी अनुभव को आपके साथ शेयर करता हूं।